हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। और ये मेरा जैसे कि 23वां वीडियो है और इसके पहले 22 वीडियो अपलोड कर चुकी हूं। और अभी आप सभी व्यूअर का और सब्सक्राइबर का बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आप लोग वीडियो को देखते रहिए, जिससे कि अगर आपको जिस भी इसमें टाइम मिले उस बीच में, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो तो रहता नहीं है, वीडियो 10 क्वेश्चन के हैं और ऊपर से और ज़्यादा मैं लंबा खींचने की कोशिश भी नहीं करती हूँ। तो मुझे बस मतलब ये नहीं है कि मेरा वीडियो कितना बड़ा हो या मैं कितना, हाँ, जो क्वेश्चन से जुड़े फैक्ट है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे अच्छे से अच्छा आप लोगों को पर कम से कम समय में समझा सकूँ। तो इसलिए मिस मत करिए, क्योंकि कल थोड़ा सा घर में पूजा पाठ थी, रुद्राभिषेक था, तो वीडियो थोड़ा अपलोड करने में हमको लेट हुआ था, कम से कम 12-1 बज गए थे। तो इसलिए आप लोग अगर थोड़ा लेट भी हो जाता कुछ भी, जो भी वीडियो जब भी अपलोड हो रहे हैं आप समय निकाल के उसको एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे जुड़ा क्वेश्चन कल मैंने एक अपने स्टडी ग्रुप में डाला तो देखा कि उसका कई लोगों ने सही जवाब नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मतलब लगता है कि वीडियो देखें, क्योंकि जिसने वीडियो देखा रहा होगा, कल के ही वीडियो से मैंने कल स्टडी ग्रुप में क्वेश्चन डाला था, तो जिसने वीडियो देखा रहा होगा उसको तो उसका गलत नहीं होना चाहिए था। तो इससे देख के मुझे लगा कि लगता है कि आप लोगों ने वीडियो देखा नहीं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखते रहिए, जिससे कि डेली के डेली का, जिससे कि आपका रिविज़न होता रहे। और अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको उत्तर दूंगी। आप लोगों का कोशिश करूंगी कि जो भी उससे जुड़े आपकी प्रॉब्लम हो सॉल्व कर सकूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस मॉक टेस्ट का। हम पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ से, कहाँ से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर सैंधो जनों के पास स्थायी सेना होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कहाँ से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर सैंधो जनों के पास स्थायी सेना होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। क्वेश्चन है आपके पास चनहुदड़ो, सुरकोटदा, बालाकोट। तो इसका सही उत्तर है चहुंदड़ो। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इन लोगों के पास स्थायी सेना थी। सुरकोटदा की, अब जैसे कि कहाँ स्थित है, गुजरात के कच्छ में स्थित है। इससे जुड़ा कुछ फैक्ट है जो आप लोग, मैं क्वेश्चन में बार बार रिपीट करती हूँ, जिससे कि बस आप लोग का रिवीजन अच्छा होता है। अगर कहीं आप मिस किए हो या नहीं ध्यान में आ रहा तो एक बार रिपीट करते रहते हैं, ताकि इससे आपका अच्छे से अच्छा रिवीजन हो सके। और इसकी खोज किसने की थी, तो 1964 में जगपति जोशी जी ने। देखिए कल इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन जो था, मैंने ग्रुप कल के मॉक टेस्ट में था कि जगपति जोशी जी ने किन पुरास्थलों की खोज की। तो मैंने पेयर में दिया था, जैसे सुरकोटदा, लोथल और रंगपुर, ऐसे करके सुरकोटदा, धौलावीरा। तो उसमें जो सही उत्तर था सुरकोटदा और धौलावीरा, क्योंकि जगपति जोशी जी ने इन दोनों पुरास्थल की खोज की थी। तो इसी क्वेश्चन को मैंने ग्रुप में डाला, जिससे काफ़ी लोगों ने गलत आंसर दिया। तो ये आप लोग अगर इसको देखते रहेंगे, और परसों के क्वेश्चन में, कल ही के क्वेश्चन में एक और भी था कि एस.आर. राव ने किन पुरास्थलों की खोज की, उसमें भी मैंने पेयर में ऑप्शन दिया था। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट बता सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर सकूँ। तो आप लोग इसलिए बार बार कह रही हूँ कि मिस मत करिए। जो भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं डेली के, बहुत बड़े नहीं हैं, 10 क्वेश्चन के ही हैं, इसलिए आप लोग उसको डेली रिवीजन 10 मिनट का समय निकाल के आप लोग उसको देखते रहिए। एक बार ना समझ में आए तो एक बार और करिए, जिससे कि आपका बढ़िया से बढ़िया रिवीजन हो। कि एग्ज़ाम नज़दीक हैं बहुत सारे, अब चाहे तो आपके यूपी में देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली है, या तो नेट JRF है, टेट का है, बहुत सारे एग्ज़ाम अब होने वाले हैं। क्योंकि इधर काफ़ी कुछ 8-9 महीने से कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम टले हैं। अब जो होंगे तो फिर काफ़ी लगातार होते चलेंगे। तो आप लोग प्लीज़ रिवीजन अपना करते रहिए और अपने जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखिए। तो आइए अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, सैंधव मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका है। सैंधव मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका है। पीपल, एक श्रृंगी पशु, सांड। तो यहाँ पे देखिए आप पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि मोहरों पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मृदभांडों पे सबसे ज़्यादा किसके चित्रकारी मिलती है, किसके अंकन मिलते हैं, तो वो अलग हो गया। मोहरों पे किसका है अलग हो गया।
यहाँ ज़्यादातर कितने जैसे कि जो मूर्तियाँ मिली हैं उसमें सबसे ज़्यादा किसकी मूर्तियाँ हैं, तो ये सब चीज़ें अलग हुई, उसको समझ के करिए मृत भांडों पे किसके ज़्यादा अंकन है। तो यहाँ कंफ्यूज ना होइए, यहाँ पूछ रहा कि मोहरों पे सर्वाधिक अंकन किसका है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, पीपल, एक श्रृंगी पशु, सांड। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है इसका पीपल। अगर देखिए एक श्रृंगी पशु है, पीपल ऑप्शन में ना होता तो एक श्रृंगी पशु यूनिकॉर्न का होता सही इसका, पर अगर पीपल दिया है तो इसका पीपल सही होगा, क्योंकि सैंधव मोहरों पे सर्वाधिक अंकन पीपल के, उसके बाद जो आते हैं नंबर तो वो आते हैं एक श्रृंगी पशु के। तो इसका सही उत्तर है पीपल। ना पीपल ऑप्शन में हो तब आप एक श्रृंगी पशु, क्योंकि उसके बाद दूसरे नंबर पे इसी का है जो सर्वाधिक अंकन हुआ है। तो इसको आप क्लियर रखिएगा कि अगर मोहरों पे पूछ रहा है तो पीपल पहले नंबर पे है। तो आइए देखते हैं इस मॉक टेस्ट का हम तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सैंधवकालीन मृण मूर्तियाँ किस विधि से बनाई जाती थीं। तो सैंधवकालीन मृण मूर्तियाँ किस विधि से बनाई जाती थीं। आपके सामने ऑप्शन है, मधुचिष्ट विधि, चिकोटी विधि, ए बी दोनों। सी ऑप्शन में ए बी दोनों। तो यहाँ आप देखिए पूछ क्या रहा कि मृण मूर्तियाँ, तो यहाँ पे जैसे कि मोहरे किस विधि से बनाई गई हैं, मृण मूर्तियाँ मतलब सब अलग अलग होता है, धातु मूर्तियाँ किस विधि से बनाई गई हैं। तो ऑप्शन में मैंने दिया है कि मधुचिष्ट विधि, चिकोटी विधि। तो सैंधवकालीन मृण मूर्तियाँ जो बनी थी वो हैं चिकोटी विधि से। ऑप्शन में दोनों दिया है। इससे जो आपका पहला ऑप्शन है मधुचिष्ट विधि, ये भी एक विधि थी, पर ये धातु निर्माण की जो धातु मूर्तियाँ बनती थी उसकी विधि थी। और अगर मृण मूर्तियाँ बनी हैं तो वो चिकोटी विधि से। देखिए आप यहाँ पे देखें कि एक क्वेश्चन है, आपके कितने 2 ऑप्शन मैंने दिया, पर दोनों की अलग अलग एक तो निर्माण विधि है और एक साथ आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब जैसे आपसे पूछ लें कि सैंधवकालीन धातु मूर्तियाँ किस विधि से बनी हैं, तो आपका सही उत्तर होगा मधुचिष्ट विधि। किंतु आपसे पूछता है कि सैंधवकालीन, जैसा कि मैंने ही क्वेश्चन बनाया है कि सैंधवकालीन मृण मूर्तियाँ किस विधि से बनी हैं, तो चिकोटी विधि से। तो आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि सैंधवकालीन मृण मूर्तियाँ 75% पशु पक्षी की मूर्तियाँ हैं। पशुओं में सबसे अधिक किस पशु की मूर्तियाँ हैं। तो ऑप्शन है कुबड़दार बैल के, एक श्रृंगी पशु के, बाघ के। अब यहाँ देखिए कि आप ये मत सोचिए जैसे कि 10 क्वेश्चन है, ठीक है 10 क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाती कि आप लोग को भी आसानी होगी। जल्दी से जल्द छोटा वीडियो है, आप देख लेंगे और एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो माइंड में सेट नहीं होते हैं। अगर आप कम क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे तो आपके माइंड में एकदम अच्छे से बैठ जाता है। तो इसलिए 10 ही क्वेश्चन लाते हैं, पर 10 क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो फैक्ट बता रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि आप लगातार कंटिन्यू जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है उसको आप टाइम निकालिए, एक बार 2 बार उसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन के साथ साथ जो मैं फैक्ट बताती हूँ उससे जुड़े आपके कम से कम समझे तो एक मॉक टेस्ट में 25-30 क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि इसी को हम चाहें तो छोटा छोटा करके बहुत लेंथी खींच सकते हैं। हम सैंधव सभ्यता से सैकड़ों क्वेश्चन बना सकते हैं, किंतु हम 50-60 क्वेश्चन बनाएंगे, उसी में हम आपको सैकड़ों क्वेश्चन के फैक्ट के जरिए क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपने कितनी चीज़ें जानी कि सैंधवकालीन, एक तो आपको बता दिया कि 75% मृण मूर्तियाँ जो है पशु पक्षियों की हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कि अगर क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज़्यादा किस की मूर्तियाँ बनी थी मृण मूर्तियों में, तो पशु पक्षियों की। पशु पक्षियों में सबसे अधिक किस पशु की मूर्तियाँ बनी है, अभी क्वेश्चन आपके सामने बना दिया। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है कुबड़दार बैल, एक श्रृंगी पशु, बाघ। तो इसका सही उत्तर है कुबड़दार बैल। तो आप जो भी फैक्ट बताते हैं उसको भी एकदम माइंड में रखते चलिए कि क्वेश्चन किसी तरह से बन सकता है कि सैंधवकालीन मृण मूर्तियों में कितने % पशु पक्षी की मूर्तियाँ थी, ऑप्शन में दे सकता है। और पशु पक्षियों की अगर बता दिया, जैसे कि मैंने ही ऑप्शन बता दिया कि 75% पशु पक्षियों की मूर्तियाँ, तो उससे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सबसे अधिक किस पशु की मूर्तियाँ हैं। तो जैसे हम ही ने ऑप्शन में दिया कुबड़दार बैल, एक श्रृंगी पशु, बाघ। तो ऐसे आपके सामने क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, इसलिए जो क्वेश्चन बनाती हैं, जितने ऑप्शन देती हूँ मैं, उनसे भी रिलेटिव जितने भी फैक्ट होते हैं मैं आपको क्लियर करती हूँ।
तो प्लीज़ आप लोग डेली की डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहिए। एक बार 2 बार टाइम निकाल के डेली रिवीजन करिए। तो इसका सही उत्तर है कुंवरदार बैल। और इसी से जुड़ा जैसे कि अभी अगर महिला और पुरुष में पूछ लें कि पुरुषों जो महिलाओं की मूर्तियाँ मानव मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा किसकी हैं, तो मानव में मूर्तियों में सबसे ज़्यादा स्त्रियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो आइए देखते हैं हम इस मॉक टेस्ट का पांचवा क्वेश्चन क्या है कि सैंधो सभ्यता के लोग किस पक्षी को एक पवित्र पक्षी मानते थे। सैंधो सभ्यता के लोग किस पक्षी को एक पवित्र पक्षी मानते थे। ऑप्शन है बाज, मोर, गौरैया। तो यहाँ पे देखिए कि पूछ क्या रहा है कि पवित्र पक्षी मानते थे, तो बाज को, इसका जो सही उत्तर है बाज को पवित्र पक्षी मानते थे। और इसको बाज को जो है कहीं कहीं फाख्ता भी लिखा हुआ आएगा, तो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो सैंधव सभ्यता के लोगों के लिए एक पवित्र पक्षी था जिसे वो पवित्र पक्षी मानते थे, वह था बाज। और ऑप्शन में अगर इसकी जगह फाख्ता लिखा रहे तो भी सही होगा। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि किस सैंधव स्थल से एक नमक बनाने का बाड़ा मिला है। क्वेश्चन क्या है कि किस सैंधव स्थल से एक नमक बनाने का बाड़ा मिला है। तो ऑप्शन है रोजदी, पादरी, बाबरकोट। तो यहाँ देखेंगे कि आपको 3 ऑप्शन है जिसमें रोजदी है, पादरी है। तो ये दोनों कहाँ स्थित हैं, ये गुजरात स्थित पुरा स्थल है, सैंधव पुरा स्थल है। अब इसका जो सही उत्तर है वह है पादरी। पादरी का अब उत्खनन किसने कराया था, तो बसंत शिंदे ने। और यहाँ से जो है, यहाँ के जो स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, केरला ने ढेरों के नाम से स्थानीय लोग इसको बोलते हैं, जानते हैं। और ये इसका उत्खनन बसंत शिंदे ने कराया था। यहीं से नमक बनाने का एक बाड़ा प्राप्त हुआ है। और एक विशेष मतलब है कि यहाँ से सैंधव सभ्यता का सबसे विशाल ताम्र मत्स्य कांटा भी प्राप्त हुआ है। तो आप लोग मतलब कि अगर ऐसे आ जाए कि कॉपर फिश हुक सबसे विशाल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो विशाल ताम्र मत्स्य कांटा जो है वो पादरी से प्राप्त हुआ है। इसका उत्खनन किसने कराया है, बसंत शिंदे ने कराया। ये कहाँ स्थित है, गुजरात स्थित है। ये स्थानीय लोग इसे केरला ने ढेरों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ रोजदी है, रोजदी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित है और हाथी का अवशेष यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो देखिए फिर देखिए कि एक क्वेश्चन 2 ऑप्शन रोजदी पादरी दोनों वहाँ, तीसरा ऑप्शन जो है आपका उसको भी बता देते हैं कि यह बलूचिस्तान स्थित एक पुरा स्थल है और यह भी एक बंदरगाह नगर था। तो आइए हम देखते हैं इस मॉक टेस्ट का 7वां क्वेश्चन क्या है कि सैंधव नगरीकरण की परंपरा थी कि 2 टीलों का निर्माण हो, लेकिन किन पुरा स्थलों से केवल एक ही टीला मिला है। ऑप्शन है लोथल, बनावली, सुरकोटदा, लोथल, बनावली, सुरकोटदा। तो इसका सही उत्तर है सुरकोटदा एवं लोथल। सुरकोटदा और लोथल क्या है कि यहाँ से अलग अलग 2 टीले नहीं मिले हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ से गढ़ और जो सामान्य आवास क्षेत्र थे वो पृथक पृथक नहीं बने थे। इन दोनों नगरों के संपूर्ण क्षेत्र क्या थे, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। तो क्या कहते हैं कि सुरकोटदा और लोथल जो था वहाँ अलग अलग 2 टीले नहीं मिले हैं। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, सुरकोटदा एवं लोथल। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि सैंधव सभ्यता के लोग वस्त्र निर्माण हेतु मुख्यतः कपास का प्रयोग करते थे। सैंधव सभ्यता के लोग वस्त्र निर्माण हेतु मुख्यतः कपास का प्रयोग करते थे। तो मिस्र के लोग वस्त्र निर्माण के लिए किसका प्रयोग करते थे। देखिए यहाँ क्वेश्चन बता दिया कि सैंधव सभ्यता के लिए वस्त्र निर्माण के लिए मुख्यतः कपास का प्रयोग करते हैं, पर यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिस्र के लोग वस्त्र निर्माण में किसका प्रयोग करते थे। जौ, बार्ली, अलसी, फ्लैक्स, कपास, कॉटन। तो इसका जो सही उत्तर है आपका अलसी।
सैंधव सभ्यता के लोग वस्त्र निर्माण के लिए कपास का प्रयोग करते थे, मगर मिस्र के लोग जो थे वो अलसी फ्लैक्स का प्रयोग करते थे। तो आइए हम देखते हैं इस मॉक टेस्ट का 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है, सैंधव कालीन किन पुरा स्थलों से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन जो है पेयर में है, बनावली, लोथल, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कालीबंगा एवं लोथल। कालीबंगा से एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसपे 6 छेद हैं, जिसकी शल्य चिकित्सा का प्रमाण माना जाता है। इसी तरह लोथल से भी एक छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी मिली है, और यशआर राव जो हैं इसे ही खोपड़ी पर शल्य चिकित्सा किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण भी मानते हैं। तो कालीबंगा एवं लोथल से दोनों स्थान से जो बालक की ऐसी खोपड़ी मिली है, जैसे कालीबंगा से जो मिली उस पर 6 छिद्र हैं, और ये आपके लोथल से जो मिली है वो भी छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी है, और यशआर राव तो इसे ही प्राचीनतम प्रमाण मानते हैं। तो अगर ऑप्शन में पेयर में है तो दोनों ही आपका सही होगा। तो और अलग है तो भी कालीबंगा और लोथल। तो अगर ऐसे करके पूछ ले कि यशआर राव ने किस पुरा स्थल से प्राप्त छिद्रित बालक की खोपड़ी को शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण माना है, तो आपका लोथल वहाँ पे होगा। और शल्य चिकित्सा का प्रमाण तो कालीबंगा लोथल दोनों जगह से मिला है। तो आइए अब देखते हैं हम इस मॉक टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। पहले पुरातत्वविद जिन्होंने प्राक हड़प्पा संस्कृति एवं नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को स्पष्ट किया। क्वेश्चन क्या है कि पहले पुरातत्वविद जिन्होंने प्राक हड़प्पा संस्कृति एवं नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को स्पष्ट किया। ए घोष, बी लाल, एस.आर. राव। तो इसका सही उत्तर है ए घोष, अमलानंद घोष ने। तो इसका सही उत्तर है ये। उन्होंने ही सबसे पहले प्राक हड़प्पा संस्कृति एवं नगरीय हड़प्पा संस्कृति के बीच की समानताओं को स्पष्ट किया था। तो ये रहे इस मॉक टेस्ट के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम कल के मॉक टेस्ट में मिलेंगे। आप सबको धन्यवाद। प्लीज़ अगर आप लोगों ने आगे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में और आप लोग वीडियो देखिए। वीडियो लंबे नहीं हैं, छोटे छोटे वीडियो हैं, और आप लोग उसको रिवीजन करते रहिए, जिससे कि आप, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट है।